Hello student, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Navankur Digi lessons. Today we are discussing forest. Now start. Forest and wildlife uses and their conservation. But we are discussing only forest. Hello student, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Navankur Digi lessons. Today we are discussing resources of forest. Now start. Forest and wildlife uses and their conservation. But we are discussing only forest resources. The large area of the earth's surface with dominance of trees in the form of natural vegetation are known as forest. यदि हम फॉरेस्ट का मीनिंग या उसकी डेफिनेशन देखें तो अर्थ सरफेस का वह लार्ज एरिया जिस पर आपके वेजिटेशन पाए जाते हो उस कंप्लीट एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर. फॉरेस्ट प्रकृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गिफ्ट है. दे आर द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. और ये नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओरिजिनली 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ 25% was covered by forest, but these forest covering have been recklessly destroyed by man for agriculture, settlement and industries. ऐसा एस्टिमेशन लगाया जाता है कि स्टार्टिंग में अर्थ के 1/4 एरिया पर फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव ने प्रोग्रेस की, उसने डेवलपमेंट किया तो उसने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज किया. उसके बहुत सारे ऐसे वर्क रहे जिसमें मेनली एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इन सभी के कारण उसने फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उसका ये जो 1/4 एरिया है, 25% का जो एरिया था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो डिक्रीज होने लगा. Therefore, now only 15% area of the earth surface is covered by forest. यदि हम करेंट टाइम में देखें तो टोटल अर्थ का 15% एरिया पर ही फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बाकी मैन ने अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है. नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ एन एरिया, क्लाइमेट एंड सॉइल. किसी भी स्थान पर या उसकी जो लोकेशन पर जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है उसको बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्टेड करते हैं, जिसमें मेनली जो उसके ग्रोथ को अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो आपका क्लाइमेट है, सॉइल है और उसकी लोकेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज अनइवन बिकॉज लोकेशन, सॉइल कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सेम. तो इंडिया में यदि हम देखें तो इंडिया में भी जो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अनइवन है, इक्वल नहीं है. क्योंकि इंडिया में एक तो इंडिया आपका बहुत बड़ा कंट्री है और चूँकि बड़ा कंट्री होने के कारण इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन में भी चेंजेस पाए जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ का वेजिटेशन की वैरायटी में भी चेंजेस होता है. तो बहुत टाइप्स के जो वेजिटेशंस होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो इंडिया में देखने को हमें मिलते हैं. वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया ड्यू टू वेराइड क्लाइमेट कंडीशन एंड अनइवन टोपोग्राफी. तो इसमें एक तो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, उसका बेस के आपकी जो है फॉरेस्ट में किस टाइप का चेंजेस है और क्यों है. तो एक तो क्लाइमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंजेस है. सेकंड आपका अनइवन टोपोग्राफी मीन्स यहाँ की जो स्थलाकृति है
वह अलग अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं नीचा है, जैसे कहीं हिल्स हैं, कहीं प्लेटू हैं, कहीं प्लेन एरियाज हैं, तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स इस पर पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये है, इंडिया अबाउट 47,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट आर फाउंड। इंडिया में लगभग 47,000 टाइप्स के जो है वेजिटेशन यहाँ पर पाए जाते हैं, और उनमें भी आउट ऑफ विच 5,000 स्पेसीज आर फाउंड ओनली इन इंडिया। और उन 47,000 में से 5,000 तो इस टाइप्स की हैं कि वो ओनली इंडिया में ही मिलती हैं, इंडिया के अलावा और वो किसी भी कंट्री में नहीं मिलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। इन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यदि हम इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको क्लासिफाइड करें तो ये आपके 5 टाइप्स के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन के नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये इस टाइप के जो फॉरेस्ट होती हैं ये सदा हरे भरे रहते हैं, और इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रॉपिकल जोन के होते हैं। लाइन ऑफ इक्वेटर में जैसे आपके वेजिटेशन पाए जाते हैं, सेम उसी टाइप के ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। कंडीशन ये है कि वहाँ पर हैवी रेनफॉल एरियाज होते हैं और वहीं पर ये पाए जाते हैं। सेकंड, मानसून फॉरेस्ट, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका वेट मानसून फॉरेस्ट एंड सेकंड ड्राई मानसून फॉरेस्ट। क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो मानसून जोन के उसमें आती है, एरियाज़ में आती है, तो यहाँ पर रेनफॉल की कंडीशन भी पाई जाती है, वेट सीजन भी पाया जाता है, ड्राई सीजन भी पाया जाता है, मतलब ये मिक्सअप होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस एरिया में 100 to 200 सेंटीमीटर पर ईयर्स रेनफॉल होती है उसी एरिया में होती हैं इस टाइप के फॉरेस्ट। थर्ड है आपका ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उस एरिया में बढ़ते हैं या में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल की कंडीशंस बहुत कम होती हैं। मतलब यदि हम ओवरऑल बात करें तो 100 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम रेनफॉल यहाँ पर होती है। फोर्थ है फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन। चूँकि इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं और रिवर्स इंडिया में या तो हिमालय से ओरिजिन होती हैं या आपकी प्लोटी से होती हैं, वहाँ से निकलने के बाद ये धीरे धीरे जब फ्लो करके या तो आपकी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, तो मिलने के पूर्व ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो वहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो आपके फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन्स कहलाते हैं। एंड लास्ट है आपका हिमालयस फॉरेस्ट। हिमालय फॉरेस्ट में हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय माउंटेन की लोकेशन है उसके स्लोप पर जो वेजिटेशन पाई जाती हैं उसको हिमालयन फॉरेस्ट कहा जाता है। डू यू हैव स्टडीड अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन द प्रीवियस क्लास। और इन सभी फॉरेस्ट के जो टाइप हैं इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ इन इंडिया। अबाउट 20.64% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। यदि हम इंडिया के टोटल एरिया को देखें जो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसका 20.64% पर यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है। और वो जो फॉरेस्ट एरिया है जो हमारे इंडिया का 20.64%, वो ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी आपके फॉरेस्ट एरिया हैं उसका 1.7% के अकॉर्डिंग के लगभग है ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। द कंट्री पोसेसेस एन एवरेज ऑफ 0.11 हेक्टेयर पर पर्सन एरिया अंडर फॉरेस्ट। यदि हम इसको जो 20.64% का एरिया है इसको यदि हम प्रति व्यक्ति में डिवाइड करें तो एक व्यक्ति पर 0.11 हेक्टेयर एरिया आता है।
variety of unevenly distributed forests are found here। और यही रीज़न है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन वो सब में अलग अलग होते हैं। किसी में आपके ट्रॉपिक ऑफ एवरग्रीन पाए जाएंगे, तो किसी में मानसून टाइप पाए जाएंगे, किसी माउंटेन टाइप्स फॉरेस्ट, तो वो डेल्टा रीजन टाइप्स। तो वो इंडिया की जो लोकेशन है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बहुत विशाल है, और उसमें क्लाइमेटिकल कंडीशन के चेंज होने के कारण भी जो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनकी वेराइटीज़ में भी चेंज होता है। मेजॉरिटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन दिस ट्रीज। और इंडिया में जो आपके ट्रीज पाए जाते हैं उसमें कठोर लकड़ी के वृक्ष जो है अधिक पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पी.एच. चटरबर्ग, पी.एच. चटरबर्ग ने कुछ कमेंट किया है जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड आर वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। चटरबर्ग ने कहा है जो फॉरेस्ट होते हैं वो किसी भी नेशन की प्रॉपर्टी होते हैं, एंड और सिविलाइजेशन के लिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, दे नॉट ओनली प्रोवाइड वुड, वो ना केवल लकड़ी देते हैं, बट आल्सो प्रोवाइड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, जबकि बहुत प्रकार का रॉ मटेरियल देते हैं। फूडर एंड जनरेट नेशनल इनकम, रॉ मटेरियल, फूडर एंड जनरेट नेशनल इनकम, और इससे हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम में के अर्निंग जो है बढ़ती है। देयर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि हम फॉरेस्ट के एडवांटेज देखें या इनका इम्पोर्टेंस देखें, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू कैटेगरीज में इनके इम्पोर्टेंस को डिवाइड किया गया है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इनडायरेक्ट इसके बेनिफिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट बैकन, बैकन ने भी इसके ऊपर कोई कमेंट्स किया है। बी गेट ऑक्सीजन, वाटर, वुड एंड कैपेसिटी टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन फ्रॉम फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमें क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, वाटर भी देती हैं, वुड भी देती हैं, और सॉइल की जो सॉइल इरोशन को कंट्रोल करने की जो सॉइल में कैपेसिटी होती है उसको भी यह प्रिवेंट कराते हैं। प्लांटेशन इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली यूजफुल बट आल्सो इम्पोर्टेंस फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। यदि हम प्लांटेशन करेंगे तो ये इकोनॉमिकली रूप से तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यह एनवायरनमेंट को भी क्लीन करेगा। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द नेशनल इकोनॉमी। तो फॉरेस्ट जो होती हैं वो उनकी जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिकल बेस होता है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू टाइप से ये इसको सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं इनकी डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। फर्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड, वनों से हमें या वन हमें लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। वुड प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल, जो कि एक फ्यूल का सोर्स है वुड, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड स्टीक, साल, शीशम, पाइन, आबनूस, सैंडलवुड एंड देवदार। वुड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो जो हमें वुड फॉरेस्ट से प्राप्त होती है उसका यूज हम एक तो फ्यूल में कर सकते हैं और एक फर्नीचर में करते हैं। सेकंड, फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये हमें सहायक उपज भी देते हैं, मतलब जिसको डायरेक्ट हम प्राप्त करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्रोड्यूस विच आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज सच एस लैक, टैनिंग मटेरियल, गम, हनी, कत्था, वैक्स, रेसिन्स, बैम्बू एंड medicinal herbs, horn and hides of animal
एसेट्रा। तो इतनी सारे प्रोडक्ट भी हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हम अपना कोई भी अदर वर्क कर सकते हैं। थर्ड है आपका फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर बेसिस इंडस्ट्रीज़। उद्योगों के लिए जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो भी ये प्रोवाइड कराते हैं। अब कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं? वुड ग्रास, सनोवर and bamboo are useful raw material for several industries like paper industries, match industries, lake industries, leather industries, oil industries and herbal medicines industries. फोर्थ है ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल। तो ये पशुओं के लिए चारागाह भी उपलब्ध कराते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल पेस्चर्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब भी मिलता है। अबाउट 7.8 करोड़ पीपल्स डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड। मैनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू करोड्स ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज, ये हमें विदेशी मुद्रा भी दिलाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस लैक टर्पेंटिन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल and artistic things made up of wood which are exported to get foreign exchange। तो बहुत सारे ऐसा रॉ मटेरियल हमें इससे फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, जिसको हम पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्री में इसको सेल करके फॉरेन मनी को अचीव कर सकते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज में भी हमारे लिए हेल्प करता है। हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी यहीं से हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें मेन रूप से हैं आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द मिनरल फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइक तेंदुपत्ता, कैन, हनी, वैक्स एसेट्रा। नेक्स्ट, रेवेन्यू जनरेशन, इससे हमें राजस्व की प्राप्ति होती है, मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स इससे प्राप्त होता है। गवर्नमेंट रिसीव्स करोड़ ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट एज revenue and royalty. Presently, this revenue is 670 crores रुपीज़ पर एनम। पर ईयर उनको लगभग 670 करोड़ रुपीज़ का रॉयल्टी प्राप्त होती है। अब हम इसके डायरेक्ट एडवांटेज के बाद इसके हम इनडायरेक्ट एडवांटेज पर डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू J.S. कॉलिंस। J.S. कॉलिंस ने इसके ऊपर कोई कमेंट्स किया है। तो J.S. कॉलिंस ने क्या कहा है, देखते हैं। ट्रीज होल्ड द माउंटेन, सप्रेस द स्टॉर्मी रेनफॉल, रेगुलेट रिवर्स, मेंटेन द स्ट्रीम एंड एनिमल सर्वाइव ऑन देम। तो कॉलेज ने कहा है कि जो ट्रीज होते हैं वो पर्वतों को जो है पकड़ के रखते हैं, थामते हैं। स्टॉर्मी रेनफॉल, तूफ़ानी वर्षा को प्रभावित करती हैं, कम करती हैं। नदियों को नियंत्रित करती हैं, झरनों को बनाए रखती हैं, पक्षियों को पोषण करती हैं। तो इतने सारे एडवांटेज हमें फॉरेस्ट से भी प्राप्त होते हैं, और ये बात आपकी J.S. कॉलिंग ने कही है। फर्स्ट हम इसके देखते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आर एस फॉलोज। नंबर 1, कंट्रोल सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन को कंट्रोल करते हैं। सॉइल इरोशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये उसको कंट्रोल करते हैं। ट्रीज फर्मली इनक्लोज द कंसिडरेबली रिड्यूस सॉइल इरोशन। ट्रीज होल्ड द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं और उसका इरोशन नहीं होने देते। नेक्स्ट, कंट्रोल द क्लाइमेट। क्लाइमेट को भी ये कंट्रोल करके रखते हैं। फॉरेस्ट एक्ट एज स्पीड ब्रेकर्स टू विंड विच चेक द वेलोसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं
जो गर्म और ठंडी हवाएं होती हैं उनको रोक कर टेम्परेचर को निर्धारित करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिमेन टेम्परेचर, और वहाँ के फॉरेस्ट एरिया के आसपास के टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। चेक फ्लड्स, बाढ़ को रोकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। बाढ़ को नियंत्रित इसलिए करते हैं कि जिस एरिया में आपके ट्रीज ज़्यादा होती हैं, मतलब फॉरेस्ट एरियाज होता है, तो एक तो भाई जो आपका वाटर का जो वेग होता है, उसकी जो स्पीड होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। सेकंड, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पानी को जल्दी सोख लेती हैं। तो ट्रीज जो होती हैं, फॉरेस्ट एरियाज जो होती हैं, वेजिटेशन होती है, वो फ्लड को भी रोकती है, उसको चेक लगा देती है। स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एक्सिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ट्री एंड फोर्स ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर। तो ये क्या करती है कि धीरे धीरे जो पानी सब में फैल जाता है और नदियों का पानी जो आसपास चला जाता है, तो पेड़ों की जड़ें उसको जल्दी सोख लेती हैं और उसका जो स्पीड होती है उसको वो चेक लगा देती हैं, उसकी स्पीड को स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया। रेगिस्तान का जो प्रसार होता है, डेजर्ट एरिया जो धीरे धीरे फैल रहा है, उसको भी ये कंट्रोल करती हैं, उसको स्टॉप कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डेजर्ट एरिया होता है उसके आसपास ट्री प्लांट किया जाता है, इसके कारण जो विंड इरोजन होता है, जो सैंड को अपने साथ फ्लाई करके ले जाती हैं और ऐसे एरियाज में ट्रांसफ़र कर देती हैं जो आपके फर्टाइल लैंड होती हैं। तो यदि हम ट्रांसप्लांटेशन का वर्क करें या ट्री को वहाँ पे लगा दें तो इस पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। सरदार पटेल सेड, सरदार पटेल ने इसके बारे में कुछ कमेंट किया है। इफ़ एक्सपेंशन ऑफ deserts are to be controlled and human civilization is to be prevented, then the destruction of forest wealth is to be prevented। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। सरदार पटेल ने कहा है कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करना है तो वन संपदा के क्षय को या उसका जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको रोकना आवश्यक है। वृक्षारोपण से रेगिस्तान के प्रसार को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेन बियरर्स, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बादलों को बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं और रेन कराते हैं, इसलिए इनको रेन बियरर्स कहा जाता है। फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज रेन बियरर्स। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेस वाटर लेवल। अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं उसको, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं ना उनकी जड़ें जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अंडरग्राउंड। तो वहाँ का जो वाटर लेवल होता है वो बराबर बना रहता है और अच्छा रहता है। वाटर लेवल इज पॉन्ड, टैंक, रिवर एंड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय देम, इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है। इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, ये जो है मिट्टी की जो उपजाऊपन है या क्रॉप प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं और ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं, पेड़ से जैसे ही फाल होकर ज़मीन पे गिर जाती हैं, ज़मीन पे गिरने के बाद ये मिट्टी में मिल जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो ये सॉइल की फर्टिल को बराबर बना के रखती हैं। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मात्रा को भी प्रभावित करती हैं। तो इसका ये है कि जितने ज़्यादा आपके ट्रीज होंगे ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बराबर बना रहेगा, और जैसे जैसे ट्री की जो नंबर से कम होता जाएगा तो ऑक्सीजन गैस में भी कमी आती जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम ट्री प्लांट का वर्क करें तो ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बराबर अच्छा बना रहेगा। फॉरेस्ट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। इफ़ द एरोशन ऑफ ट्रीज आर बिकमिंग कंटिन्यू then there would be a lack of oxygen in environment. It would be difficult to survive human beings due to lack of oxygen। तो यदि ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आने से मानव के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए वो अच्छा नहीं होगा, और इसलिए ऑक्सीजन का जो रेशो है उसको बराबर बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए ट्री प्लांट का वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य। जनरली हम जानते हैं कि
फॉरेस्टी एरिया में जाने से हमें अच्छा लगता है, टेम्परेचर वहाँ पर ठीक होता है। तो ये नेचुरल ब्यूटी के उसमें भी आते हैं। फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट, ये टूरिस्ट को बुलाते हैं एज दे इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी को बराबर बना के रखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? नंबर 1, डेक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, इसका एरिया लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो है आपकी जिस स्पीड से आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपके रोड बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही हैं, तो धीरे धीरे इनका जो एरिया है सेटलमेंट के लिए भी ये फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। इससे इसका जो एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट आर ऑन हाई माउंटेन्स एंड हिल्स, ये भी एक इसकी प्रॉब्लम्स है कि जितने भी इंडिया में फॉरेस्ट हैं वो लगभग या तो आपकी हिली एरियाज़ पर हैं या प्लेटू एरियाज़ पर हैं। जहाँ पर आपकी सेटलमेंट एरियाज़ हैं, जो सेटलमेंट्स जोन हैं, वहाँ पर प्रायः फॉरेस्ट आपके कम है। अनएवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी इसकी प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो है हर जगह एक से नहीं है, किसी स्टेट में ज़्यादा है तो किसी स्टेट में बहुत ही कम है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे तो 1 पॉइंट ही कुछ है, 1.5 एरिया पर ही है। एमपी की यदि हम उसको कंपेयर करें तो एमपी में लगभग 20% एरिया के 30% एरिया के आसपास आपके फॉरेस्ट हैं। यदि हम पूर्वांचल स्टेट की बात करें तो वहाँ पे लगभग 60+ % एरिया पर है, तो वहाँ तो कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ एरियाज हैं से जहाँ पर आपके फॉरेस्ट एरिया कम है और कहीं पर बहुत अच्छे हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनएवन है, अलग अलग है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, इनमें परिवहन संबंधी प्रॉब्लम्स भी हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स, हमारे पास पुरानी टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं हुई, इससे इनका मेंटेनेंस करने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। डेक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इनका जो एरिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका मेन कारण है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। एंड लास्ट प्रॉब्लम है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली जो आग है वो भी इसके जो एरिया को धीरे धीरे कम कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, चूँकि हमने देखा कि फॉरेस्ट का हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेज हैं, और इसमें किस किस टाइप के फॉरेस्ट एरियाज इंडिया में अवेलेबल हैं, इनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट होने के कारण इनका कंजर्वेशन भी नेसेसरी है। अब कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से एफर्ट किए गए हैं, हम उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में वनों का संरक्षण किस टाइप से किया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1894 इन इंडिया। सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट की जो फर्स्ट पॉलिसी बनाई थी वो 1894 में लॉन्च की थी, और इसके जो मेन एम थे वो क्या थी, दे एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एवरी स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देयर वर 2 मेन ऑब्जेक्ट्स दिस पॉलिसी, रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो 1894 में जो उनकी फर्स्ट पॉलिसी थी, उन्होंने फर्स्ट तो ये किया था कि हर स्टेट में उन्होंने एक एक जो है बोर्ड बना दिया था, और बोर्ड बनाने के बाद उन्होंने 2 इसके जो मेन टारगेट रखे गए थे, वो एक तो ये था कि रेवेन्यू कलेक्शन करना है, और सेकंड ये था कि फॉरेस्ट का हमें कंजर्वेशन करना है। इसके बाद में जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा एफोर्ट किए गए वो था आपका आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फर्स्ट इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड वाज स्टेबलाइज्ड। और 1950 में क्या हुआ था, केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई, और इसके कौन कौन से एम थे, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज मेड,
और उन्होंने एक नई नीति बनाई, नई वन नीति बनाई। इट्स 4 मेन पॉइंट्स वर, इसके 4 मेन पॉइंट थे। नंबर 1, फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज टू 33.3, कि वनों का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जाए, और कितना इसको इंक्रीज़ किया जाए, 33.3 एरियाज़ पर फॉरेस्ट एरिया इंडिया में होना चाहिए। सेकंड, फॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना चाहिए, नए पेड़ों को और लगाना चाहिए। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इनका संरक्षण भी करना है। एंड लास्ट है फॉरेस्ट्री रिसर्च, और वनों पर अनुसंधान करना है। नेक्स्ट, सेकंड, द पॉलिसी वाज रिवाइज्ड ऑन 7 दिसंबर 1988, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो 1950 में जो आपकी फर्स्ट पॉलिसी बनी थी उसको रिवाइज कब किया, 7 दिसंबर 1988 में। और इसके जो उन्होंने मेन एम बनाए हैं वो हैं, नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है उसका कंजर्वेशन करना। चेक ऑन सॉइल इरोशन एंड डेनुडेशन इन कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड रिजर्वेशन। और फिर गवर्नमेंट द्वारा जो एफोर्ट किए गए उसमें है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में उन्होंने ये कब आपका लॉ बना है, ये बना है 1980 में। सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट according to which forest land can be not be converted into agricultural land without the permission of the government. Government has classified forest into 4 categories. जो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, उन्होंने क्या है, फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट, नंबर 2, नेशनल फॉरेस्ट, थर्ड, विलेज फॉरेस्ट, एंड फोर्थ, ट्री ग्रुप्स। फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेस्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स, और उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट 52% एरिया पर, सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 32% एरिया, एंड थर्ड अनक्लासिफाइड ग्रुप्स, जो हमारे आसपास हमारे घरों में हमारे खेतों के आस में होते हैं, ऐसे 16%। वन महोत्सव 1950 में के एम मुंशी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसका जो मेन लोगो था वो ये था कि 1 जुलाई से लेकर और 7 जुलाई तक ट्री प्लांटेशन का वर्क एवरी पीपल द्वारा करना है, एवरी स्कूल में करना है, एवरी कॉलेज में करना है। ये वन महोत्सव था। सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी होता है। तो इसमें क्या होता है, रोड के साइड में, रेलवे लाइंस के साइड में ट्री प्लांटेशन का वर्क करना है, और ऐसे एरियाज़ पर भी करना है जो बेस्ट लैंड हो, मतलब आपकी जिस लैंड पर आपका एग्रीकल्चर का वर्क ना होता हो, ऐसे एरियाज़ पर आपको, ऐसे फील्ड पर आपको ट्री प्लांट करना है। दिस प्रोग्राम ऑफ प्लांटेशन इज स्टार्टेड इन एसोसिएशन विथ वर्ल्ड बैंक। तो ये आपसे ओटी में पूछा जा सकता है कि सोशल फॉरेस्ट्री को हेल्प कहाँ से मिलती है, तो वर्ल्ड बैंक। तो आपको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल मीन्स सामाजिक, समाज में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए, आपके देश में या पूरे समाज में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। तो जहाँ पर सोशल आएगा वहाँ पर वर्ल्ड आ जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक बन जाएगा। इट एम्स ऑफ प्लांट्स यूजफुल ट्रीज इन वेस्टलैंड, रोड साइड एंड कैनल एम्बैंकमेंट
एम्बैंकमेंट्स नियर विलेज, गाँव के आसपास में जो है, रोड साइड में, वेस्टलैंड में और नहरों के आसपास में ट्री प्लांट का वर्क करना है। 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, ये स्लोगन दिया गया, हर बच्चे के लिए एक वृक्ष। दिस स्लोगन इज डेवलप्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस, पीपल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड बाय पब्लिशिंग वन महोत्सव एंड बाय फार्म फॉरेस्ट्री, बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड, रेलवे साइड एंड कैनल embankments. Cutting of green trees is prevented by the effective implementation of Forest Act. Cutting trees and animal grazing is prevented in Himalayas region. इसमें ये था कि आसपास की भूमि, मतलब ये जो आपका 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, ये आपका वन महोत्सव से रिलेटेड है कि आपको ऐसे एरियाज़ पर ट्री प्लांट का वर्क करना है जो वेस्टलैंड है, आपके कॉलेजेस के आसपास, नहरों के आसपास, सड़कों के आसपास, एवरी प्लेस पर आपको ट्री प्लांटेशन का वर्क करना है और इसको एक जो है आपको एक आंदोलन बनाना है, इसको एक मूवमेंट बनाना है। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंध समिति। इसका क्या वर्क था? दिस प्रोग्राम इज बीइंग प्रैक्टिसाइड इन 21st state of country. About 70 lakh hectare of degraded forest in the country are being managed and protected through some 35,000 village forest protection committee. तो इसका ये था कि जो हमारी इंडिया के 21 स्टेट हैं उसमें 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से जो हमारे फॉरेस्ट वन जो है नष्ट हो गए हैं, उनका डेवलप करने के लिए 35,000 जो है आपकी विलेज प्रोटेक्शन कमेटी इस्टेबल करना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट, जंगलों की आग लगना, फॉरेस्ट फायर, ये हमारी जो है फॉरेस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसको मैनेज करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई जो फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट है। ये भी आपसे ओटी टाइप्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखने के लिए, लर्न रखने के लिए फायर हम याद रखेंगे। फायर जो जनरली हमारे घरों में जो बिजली आती है वो डीपी से होती हुई आती है, डीपी में से पोल के माध्यम से, वायर के माध्यम से आती है। तो जहाँ पर भी फायर आएगा वहाँ पर आपको डीपी याद रखना है, तो उसके आगे आपको यूएनओ लगाना है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये स्टार्ट करवाई गई। लेकिन किसकी हेल्प से, तो हम इसके डिस्कशन देख लेते हैं। फायर इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर्स इन द कंट्री। सेवरल appropriate measures have been undertaken to reduce the incidence of fire in forest. The UNDP assisted modern forest fire control project in चंद्रपुर, महाराष्ट्र। इसका जो फर्स्ट प्लांट लगाया गया, फर्स्ट जो ट्रेनिंग सेंटर लगाया गया वो महाराष्ट्र चंद्रपुर में, कि यदि जंगलों में आग लग जाए तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, तो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। एंड हल्द्वानी, सेकंड आपका हल्द्वानी है, थर्ड है आपका नैनीताल यूपी। इन दिस ऑपरेशन ऑफ 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो ये इंडिया के लगभग 10 स्टेट में लॉन्च किया गया। इसके बाद भी जो है आपके ऐसे गवर्नमेंट एफर्ट हैं जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं। इसमें कुछ और हैं अलग से, जिसके मैं आपको नेम बता रहा हूँ। नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन कब इस्टेबल हुआ था? 1965। सेकंड है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 1971 में इस्टेबल हुआ था। नेक्स्ट है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके बाद है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, ये 1965 में इस्टेबल हुआ था। इसके बाद है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एंड नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है
ये कब स्टेबल हुआ था? अहमदाबाद 1978 में। किसके सहयोग से हुआ था? स्वीडिश कंपनी। और जो अहमदाबाद में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस में इसके जो हैं, एक तो आपका भोपाल में है ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर, और यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, इसकी पीजी डॉक्टरेट डिग्री और ट्री से रिलेटेड रिसर्च पर केस स्टडी का वर्क कराते हैं। तो ये ज़्यादा मेन है। तो आई होप you have understood the forest resources. Now in the next video we will meet with new topics. Thanks for the